अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, मुल्क दुश्मनों की जानिब से आज एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है और इस बार निशाना बनाया गया है लाहौर के अनारकली बाजार को। इससे पहले हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों की अगर बात करें तो पहले इस्लामाबाद को टारगेट किया गया और आज ये दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया लाहौर के मशहूर बाजार अनारकली को। इसके बाद हमने देखा कि इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। 4 की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इस धमाके की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है, पेश कर दी गई है। वजीर दाखिला की जानिब से जब इस वाक़े से मुतालिक बात की गई तो उन्होंने दहशतगर्दी के स्लीपर सेल्स के फाल होने का भी इंकशाफ किया है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो हालिया दहशतगर्द हमले हो रहे हैं ये दहशतगर्द ग्रोह के दोबारा मुनज़्ज़म होने की निशानदेही है? अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, सारे मामलात पर आज तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है अनारकली और गुज़िश्ता कुछ दिनों की अगर बात करें तो ये दूसरा दहशतगर्दी का हमला है। कैसे देखते हैं सर, वजूहात क्या हैं? वज़ीर दाखिला ने आज बात की, उन्होंने कहा स्लीपर सेल्स जो हैं वो फाल होने का उन्होंने इंकशाफ किया। तो सर आपको लगता है कि एक बार फिर ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं ये फाल हो रहे हैं? देखिए, दहशतगर्दी के अंदाजा तो हो जाता है कि दहशतगर्द जो है वो दोबारा फाल हो रहे हैं। होता अमूमन ये है कि काफी अर्से जब आप बड़े इफेक्टिव ऑपरेशन बड़े अर्से तक दरमियान में आ जाता है और वो फिर उसमें दहशतगर्दी अपने आप को दोबारा रिलोकेट करते हैं, नेवी ग्रुपिंग और अपने आप को तैयार करते हैं, उनको वक्त लगता है। और ये वक्त जो दरमियान में हमला होता है वो लगता है जैसे बहुत हद तक मना चुका है और अदारे रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। उनकी वो तवज्जो उतनी ज्यादा ऊपर मरकूज नहीं होती क्योंकि और कई इशू निकलते हैं। इसलिए अमूमन ये वक्तन फक्तन चीज सरफेस करती रहती है। लेकिन जो इत्मीनान की बात है वो ये है कि आप हमारे अदारे काम में बड़े माहिर हैं, उनकी काफी सारी तैयारी भी है, उनकी प्रैक्टिस करने से बहुत बेहतर है। और आपने देखा जैसे हाफिज सईद के हुआ था वाकया तो 24 घंटे के अंदर तो सारे जो जिम्मेदार थे वो गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल। तो ये भी हो जाएंगे। असल चीज ये है कि ऐसे से आपको फिर मुस्तैद होके तो ना होगा। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी वाकयात होते हैं अमूमन फॉरेन फंडिंग जो है वो रोल प्ले करती है और जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरह अभी PLA है उनको हकदार मरी बाहर से बैठ के करता है या अपना मुफ्ती चलाता है, तो उनके लोग तो यहाँ मौजूद हैं हमेशा से ही। सिर्फ पैसा चाहिए होता है किसी को खरीदने के लिए और खुद भी वो जब बाहर मुल्क से बाहर बैठे हैं तो उनको पैसा चाहिए, वरना तो वो वहाँ पे कैसे, उनका जरिए आमदन तो कोई नहीं है। तो इन चीजों की वजह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो उनको टास्क देती है कि भाई ये काम करें, एक आध दहशतगर्दी का वाक़या करें फिर आपको पैसे देंगे। लेकिन सर ये इस वक्त अफगानिस्तान कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई आदमी मिल जाए जो ये कार्रवाई कर उनको पैसा मिलता है। सर ये अफगानिस्तान की जो तनाजुर है चलता है, बावजूद मुझे तवक्को बहुत है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे लोग। सही सर, अफगानिस्तान के तनाजुर की अगर बात करें तो ज़ाहिर है गुज़िश्ता दिनों जब DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के कहने पर ही हमने TTP के साथ जो है वो हमने मुआहिदा किया, ये टेबल टॉक की और फिर ये कहा कि सीज़ फायर अब ख़त्म हो गया है। तो सर अफगानिस्तान के तनाजुर में अफगान तालिबान के ज़ाहिर है ये बात सुनते हैं TTP वाले, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब वहाँ अपने सीरियस जो कंसर्न है वो शो करने चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं कहीं ना कहीं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, खासकर TTP के हवाले से? ये बिल्कुल ठीक है। TTP के हवाले से तो उन्होंने अंडरटेकिंग भी है, लिखा हुआ बहुत, लेकिन इस स्टेज के ऊपर उनके अपने हालात काफी खराब हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक कोई वहाँ पे नया महाज खोलना चाहते हैं। वक्त आएगा जब वो करेंगे। इस वक्त उनकी मुश्किलात जो है वो माशी मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं। फिर वहाँ पे आवाम में बेचैनी बड़ी है, फिर जो है उनको तनख्वाह नहीं दी। 3.5 लाख तो वो फौज की जो कि बेकार होकर लग गई है जो अशरफ गनी के लिए काम कर रही थी, आज उनको कोई तनख्वाह देने वाला नहीं। तो वहाँ पे लोगों के ज़हन में ये आ सकता है कि हम अशरफ
गनी के वक्त में बेहतर थे, कम से कम खाने को मिलता था। तालिबान आ गया तो खाने को नहीं मिलता, और अगर वहाँ के लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हों तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इस वजह से ये सख्ती नहीं कर रहे, और कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का तावन हासिल किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मामला ठीक हों, अंदर मुल्क के अंदर खुराक का निजाम बेहतर हो। ये चीजें जब लोगों को कुछ आसाइश मिलेगी तो फिर तवक्को ये है कि वो मेरा ख्याल अपने आप को इफेक्टिवली इनके ऊपर अप्लाई भी कर सकेंगे। सही। अच्छा जनरल साहब, जाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी किए गए और मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बात होती रही। अब जिस तरीके से ये पैदर पे वाक़यात अब सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि हल मुज़ाकरात ही है या फिर क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात कामयाब भी नहीं होंगे, और हुकूमत ने ही, चूंकि अफगान तालिबान ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात की जाए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भी अपने मुल्क में आम माफी दी थी। उनका ख्याल था शायद ये भी टीटीपी वाले भी रास्ते पे आ गए। हुकूमत ने की शर्त रखी, उसमें इम्पोर्टेंट शर्त थी कि जो एक तो आईन पाकिस्तान, दूसरा ये कि जो भी लोग जिनके मुकदमात सीरियस नौयत के कत्ल गारत थे, उन लोगों के मुकदमा चलेंगे, और फिर उन्होंने सजा पानी या छूट रहे तो फैसला अदालत करेगी, हम नहीं करेंगे। जबकि ये तालिबान जो है ये क्रॉस से बहुत मांगते थे कि जो हम किया जाए, तो वो चीज मुमकिन नहीं है। उसमें तो अवाम के लोग प्यारे मानेंगे, वो कैसे उनको माफ करेंगे? उनके दिल में यही होता कि जनाब जो हमारा कोई उसका सजा हो। तो इस वजह से हुकूमत इस पे चांस नहीं लेना चाहती। यही चीज डीएलए के मामले में भी हुई, बलूचिस्तान में भी, कि वहाँ काफी कोशिश की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान को मुज़ाकरात करके वापस लाया जाए और रामदास कुश्ती को, लेकिन की जो शरायत थी वो यही थी कि मुकदमा खत्म करें। तो बलूचिस्तान लोग मारे गए, वो तो कर सकते। तो इस वजह से नॉन स्टार्टर है, कहने को बातचीत तो होती है, लेकिन इस बातचीत का कोई फायदा नहीं, ना ही ये पाया तक पहुंचती है, क्योंकि इसमें शरायत हायल होती है, तालिबान या दहशत नहीं है। सही। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि आज वज़ीर दाखिला का ये बयान भी सामने आना कि पहले से अलर्ट मौजूद थे, फिर वो कह रहे हैं कि 5 शहरों में अलर्ट दिया भी है, पहले से थ्रेड भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये हमला हो जाना, दहशतगर्दी का वाक़या हो जाना, वो भी इतने बड़े बाजार के अंदर। तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब भी इसको कहेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या हमारे इदारों की नेग्लिजेंस भी कहेंगे इसको? बात यह है कि अगर दहशतगर्दों ने 10 हमले प्लान किए और 9 वो नहीं कर सके सिक्योरिटी की वजह से, या उनमें कुछ पकड़े गए और एक आध कोई हो गया, तो उसको आप लैप्स से नहीं कह सकते। लेकिन डेफिनेटली आम आदमी के लिए तो वो लैप्स होगा, आम आदमी ये समझेगा कि सिक्योरिटी के अदारे उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। लेकिन होता यही है कि अगर सिक्योरिटी के अदारे इफेक्टिव ना हो तो ये तो रोजाना कई वाकयात हो जाए इस तरह के। सही। इस वजह से ये हमें थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ता है सिक्योरिटी के अदारों को कि वो हर जगह मौजूद नहीं है, और कहीं ना कहीं ये किस्सा ये बात हो सकती है। तो सर लेकिन क्योंकि हो गया बात, अब डेफिनेटली सिक्योरिटी के अदारों को पहले ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए, ज्यादा भागदौड़ करनी चाहिए ताकि आइंदा ना वाकयात। तो सर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये वाकयात अल्लाह ना करे इनमें इजाफा हो सकता है, या फिर ये इक्का दुक्का वाकयात करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रहे हैं ये जो कुछ जो इक्का दुक्का दहशतगर्द रह गए? देखिए, बात यह है कि जब मुतालबात नहीं माने गए तो लाजमन उनके हाथ में दूसरा हरबा यही है कि वो इक्का दुक्का वारदात जिस तरह की करें, थोड़ा बहुत खौफ रास इनसिक्योरिटी मुख्तलिफ इलाकों में फैलाने की कोशिश करें, तो उनकी नजर में ये पॉसिबल है कि हुकूमत फिर सरेंडर कर दे, वो कहे जी ठीक है हम आपके मुतालबात मान लेते हैं। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। फिर कुछ वक्त शायद ये चले, लेकिन जैसे ये लोग पकड़े गए, मारे गए, तो मामला फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के बस में नहीं है कि वो उनके ये मुतालबात तस्लीम करे। सही। लिहाजा मेरा अंदाजा ये है कि हो सकता है कभी कुछ वाकयात हो, लेकिन अल्टीमेटली सिक्योरिटी फोर्सेस लड़के इनके ऊपर काबू पाएंगे।
मुकाबला कर लेंगे। अच्छा जनरल साहब, हमेशा प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं और हमेशा ये बात होती है कि अफगानिस्तान का जो अमन है इससे खित्ते का अमन जुड़ा है, और फिर प्राइम मिनिस्टर हमेशा बात करते रहे, बल्कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाते रहे कि वहां अगर मौशी सूरत हाल खराब होगी तो फिर अल्लाह ना करे वो फिर पहले वाला अफगानिस्तान हमें देखने को मिला, अगर वहां पर अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। तो सर ये बात दुनिया को समझने की कितनी जरूरत है इस वक्त? जाहिर है मौशी हालात का भी पता है, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है आपने भी उस तरफ इशारा किया, तो कितनी इस वक्त जरूरत है कि दुनिया इस तरफ मुतवज्जे हो? देखिए, दुनिया गालिबन इसकी जो संगीनी है वो समझ नहीं रही। मगरबी दुनिया में जो इस वक्त प्रॉब्लम वो ये है कि वो अफगानिस्तान से शिकस्त खाते और हजीमत है, लिहाजा उनके जेब वो चीज है बैठी हुई, और वो नहीं चाहते कि तालिबान की मदद की है। इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसान के हकूक में सबसे पहला हक तो उसका खाने का है, क्योंकि मिठाई बनना तो वो जमीन की तरफ माइल हो जाता है। अब वो जो उनकी खुराक का मसला है वो हल करने के बजाय आप कह रहे हैं अच्छा जी लड़कियों को स्कूल में भेजें, बिल्कुल, तो स्कूल के बाद में लोग जाएंगे जब उनको रोटी खाने को मिलेगी, बिल्कुल, तो वो ढोंग है वो उनको नहीं करना चाहते, हेल्प करना चाहते। सही। दूसरी तरफ ये है कि तालिबान ने अपना मुल्क चलाना है, उनको पैसे की जरूरत है, जो इमदाद दे रहे हैं इस्लामी मुल्क या कोई चंद मुल्क दे रहे हैं वो बड़ी थोड़ी है, हम मुल्क दे रहे हैं, बिल्कुल, उससे उनका बजट ठीक कराया जा सकता है। ज्यादा बजट के सपोर्ट करने के लिए अगर वो कल को हथियार बेचना शुरू कर दें या कॉफी ग्रोइंग करके मंशियात का धंधा शुरू कर दें तो उससे दुनिया का मसला, बिल्कुल मसाइल बढ़ेंगे, प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमें और मसले हो सकते हैं कि हमारे यहाँ को टेररिस्ट आ जाए उनकी तरफ से, लेकिन बाकी दुनिया को भी तो ये भुगतना पड़े कि अगर वेपन देने शुरू कर दें। सही, आप कह रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। बहल बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाज़रीन कुछ बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो बयान हल्फी का मामला था राना शमीम के ऊपर आज इस हवाले से फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, और आज इस हवाले से बड़े हमने देखा कि सख्त रिमार्क्स भी आए अदालत की जानिब से। क्या तमाम तर कार्रवाई रही, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इंतहाई अहम समाअत हुई है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी का जो मामला था, हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। इसके साथ साथ मीर शकील, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी पर फर्दे जुर्म आयद करने का जो फैसला था वो मौखर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई और इसमें यह कहा गया कि ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि आपने अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए आज हमने देखा अदालत की जानिब से। बहरहाल सारे मामले पर आज तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अजहर सिद्दीक साहब, हमने देखा कि वो बयान हल्फी जिसे बेस बनाकर बड़ी तनकीद की जाती रही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर, फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरा एक बयानिया बनाया गया कि अदालतों को प्रेशराइज करके हमारे खिलाफ फैसले दिए गए, लेकिन आज तो कच्चा चट्टा खोल दिया अदालत ने, फर्दे जुर्म आयद कर दी गई राना शमीम पर और फिर बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए। कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया सोनिया। कुछ बात तो हकायक पर मबनी इस तरह से है कि ये जो जब इनका नाम पनामा केस में जब मामला आया तो गॉड फादर और सिविलियन माफिया के नाम से ऐसे नहीं नवाजा गया। बुनियादी तौर पर ये वही लोग हैं कि जो बाकायदा एक प्लान के साथ लेकर चीजों को चलते हैं और इनका मकसद ये नहीं है कि निजाम मेरिट पर चले, इन्हें अपने मकासद के हल के लिए सारे मामला को लेकर चले हैं और इन्हीं चीजों का लेकर चलते रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं है, अरशद मलिक की आपको याद होगा कि बंदे बेच के नासिर जजवा, नासिर भट्ट, नवाज शरीफ के आसपास वो क्रिमिनल बैठते हैं और वही जो बंदे हैं वही लेकर यहाँ पाकिस्तान में आए। अरशद मलिक की उन्होंने आपके सामने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद वो बाकायदा एयर होकर जब शोर मचा तो उस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर ये चीजें सामने आई और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कसूर मुसल्लमा असूल तय कर दिए और वो तय ये किए कि इस तरह की वीडियो या ऑडियो जो भी कोई आई है इस पर पहले असूली तौर पर आपको बनाना पड़ेगा
बिल्कुल। फिर इसका बाकायदा कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन होगा। सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये आज चार्ल्स गुथरी की जानिब से भी जो ऑडियो का सामना आना, राना शमीम, और आपको लगता है कि ये सारे वाकयात जो हैं वो नून लीग और फिर राना शमीम के गठजोड़ का बड़ा एक वाज़ेह सबूत है? अब चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी और मकसद, शायद आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मरियम नवाज का जो केस लगा हुआ है उससे पहले इस तरह के स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर लाकर जो इसकी हासिल ये करना चाह रहे थे कि अदालतों को प्रेशराइज किया जाए, अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तो पूरी एक तारीख है, जैसे जिसकी तरफ आज आपने भी इशारा किया। देखिए, ये तो जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा था ना, जब उस वक्त वीडियो आई थी तो पूरा मौका था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेकर जाते, जाकर वो वीडियो का फोरेंसिक कराते। इन्होंने कुछ नहीं कराया। वजह क्या है कि इनके पास सबूत नहीं है। अगर सबूत दे रहे तो मामले खत्म हो जाए। सबूत जो कि है नहीं, ये बयानिया जान के बनाया गया। अब इसके लिए आपको पता है कि जिस तरह ऑडियो पहले डिस्टॉर्ट की गई अमेरिका के अंदर, वो बाकायदा बनी। राना शमीम भी पहले अमेरिका में गए हैं, अमेरिका में वो ऑडियो सुनाई गई है, फिर उनको बुलाया गया है लंदन के अंदर। लंदन में ये आए हैं, मैरियट होटल में ठहरे हैं और मार्बल आर्च के अंदर चार्ली गुथरी ने वाजे तौर पर कह दिया कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ, तो बदली लोगों के सामने आ गई और फिर वो बयान हल्फी लीक खुद करवाया। ये कहना है कि जनाब मैंने पब्लिक नहीं करना था, वो तो सारी बातें आपके सामने है, वो झूठ साबित हो गई है। इसका अगला जो काम है, यानी हम जो कुछ साहबी सोची बैठे हैं कि शायद हम इसमें बच जाए। बचना इसलिए नहीं है कि पूरा एक एजेंडा था। अच्छा, वो जो बयान हल्फी है वो बाकायदा एक खास ग्रुप के पास, वही जामिया जियो ग्रुप के हवाले से लीक करवाया गया और उन्होंने यही सवाल अदालत ने पूछा कि कोई झूठा बयान हल्फी दे तो आप छाप देंगे। तो उनके पास तो कुछ नहीं, पर्दे जुर्मा हो गई है, एंडिक्ट हो गए हुए हैं, तब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो तौर पर इनको सजा देख रहा हूँ, अदालत की स्वागत है। सर 15 फरवरी को अगली समाअत पर, सर 15 फरवरी को जब अगली समाअत होगी तो फिर सर क्या लगता है केस क्या रुख इख्तियार करता नजर आ रहा है आपको? देखिए, फर्दे जो वायद हो चुकी हुई है, अब बुनियादी तौर पर उनपे शहादतें दी जाएंगी। शहादतें जो गवाहान पेश किए गए उन पर जिरा शुरू होगी। जिरा शुरू होने के बाद मौका पूरा दिया जाएगा इनको जिरा करने का। वो जिरा करके और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, डे टू डे इसकी हेयरिंग करनी चाहिए। 2 दिनों के अंदर इस कंटेम्प्ट का फैसला हो जाएगा और उसके बाद बाकी जो साथियों की हद तक बात है वो भी आपके साथ अदालत ने कह दिया। अब सच होने में पीछे डाउट कोई नहीं रह गया। अब तो लिखी पड़ी बात है कि ये बाकायदा। और दूसरा देखे ना, ये चीज का जो है कौन, यानी इसको सिंध हाईकोर्ट ने कंफर्म नहीं किया कि इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ में जांच खाली की और इनको नवाज शरीफ ने चीफ जज वो लगा दिया वहां पर गिलगित बल्तिस्तान का। और उसके बाद आसफ अली जरदारी को कह के जुल्फकार भट्टो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का वाइस चांसलर लगाया गया। 30 लाख तनख्वाह लगाया। इनके तो ऐसा पैसा ये पैसा नहीं है। हाँ, ये गठजोड़ तो जाहिर है बड़ा खुलकर सामने आ गया। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, पहले जाहिर है एक ऑडियो भी आई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि हमें प्रेशराइज किया गया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये खुद ही इनके गले पड़ गई हैं सारी चीजें। तो सर आपको क्या लगता है, ये अगर जाहिर है सियासी मामलात पर भी, कानूनी मामलात के साथ साथ सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है आपकी, तो सियासी तौर पर कितना डैमेज किया है इन सारी चीजों ने मुस्लिम लीग नून को खासकर? अच्छा देखिए, आपको तारीखी तौर पर अगर चला जाए, जब पनामा की हेयरिंग चल रही थी, 126 दिन हेयरिंग चली। बिल्कुल 126 दिन हेयरिंग के अंदर इनको पूरा मौका दिया गया सुनने के लिए। इनके पास कोई नहीं थी। फिर मामला चला गया JIT के पास। JIT ने 7 दिन की हेयरिंग की। इनके पास आई कुछ नहीं, कतरी खाता आ गया, घोड़े खच्चरों में चीजें चलेगी। फिर 6 दिन सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की, वहां कुछ नहीं था। फिर की इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ट्रायल चला। अगर सारा कुछ बता देते तो के बजाय इनके पास सोर्स नहीं है, ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह बयानिया बना करके लड़ना चाहते हैं और ये रिवायत अगर पड़ गई तो फिर अदालत से बंद कर दे, आप बैठकर यही लड़े। मैं तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप देखिए। और ये एजेंडा कैसी है, एक ही तरह के लोग चुने जाते हैं। वकील जो राना शमीम ने चुना, लतीफ अबरी साहब को चुना, एक आगे के जनाब ऑडियो का फोरेंसिक कराया इस्लामाबाद कराची से उठ के आ गए, और वो सब लोगों का एक ही ग्रोह से ताल्लुक है, यानी नवाज शरीफ के आसपास वही ग्रोह है और वही लोग बैठकर इकट्ठे ये सारा काम चला रहे हैं लड़कियों को बदनाम करने के लिए। आसपास जहांगीर फाउंडेशन लाहौर में जो सेमिनार किया, यही लोग थे सारे, ज्यादा बता दें और कोई लोग थे। ये वो सारा एजेंडा है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब अदालतों को खड़े होना है और ऐसे
वाला चीज को, तलाल चौधरी को और हाशमी को, ये तो रिकॉर्ड की चीज है। सही। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अब कौन को तो सबको पता चल चुका है, तो कौन बेवकूफ बनी रहे तो अलग बात है। आज वैसे अदालत में भी कहा है सर अजहर सिद्दीक साहब कि अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की। सर आपको लगता है कि ये जो पूरा बयानिया बनाया गया, ये राना शमीम का केस, ये सब कुछ इसका मकसद आपको लगता है वाकई अदालतों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, या जिस तरह से मरियम नवाज का भी जाहिर केस चल रहा है और आज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर, आपको लगता है कि अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है ताकि मन मर्जी के फैसले लिए जाएं? देखिए, ये तो बात अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है। अब तो डाउट रह नहीं गया कि अपनी मर्जी के एंकर्स और कुछ लोगों को मिलाकर ग्रुपों में चीजें भेजना और वो बयानियां डिस्टॉर्ट करना नजर आ रहा है झूठ। यानी ये सब लोग जितने भी है ना, ये जो मर्जी कर ले। अब तो बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें सारी सामने आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल निजाम बनाना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है, हालांकि वो झूठ है। इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। ये तो अब हुकूमत वक्त को सोच रहा है कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दे। पैमरा भी काम हो चुका है, पैमरा भी यानी फैसले नहीं करा सका। मुझे अच्छी तरह याद है मंसूर अली खान ने एक्सप्रेस से, कामरान शाहिद ने, इन्होंने शहबाज शरीफ के बरी करने के वाले से केस चला लेके गए थे, पैमरा में लेके गया। पैमरा ने साफ कह दिया कि वार्निंग दी, इन्होंने आज तक उससे अमल दरामद नहीं किया। ये तो झूठ का एक बयानिया चल रहा है। सही। सख्त कानून लाके इनको निपटना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जाहिर है आपकी, जैसे मैंने कहा कि जरा सियासी मामलात पर भी बड़ी गहरी नजर होती है। इस्लामाबाद में आजकल बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पिछले दिनों तो डील की खबरें थी, लेकिन आजकल कुछ इमरजेंसी और सदारती निजाम के हवाले से भी बाज़ गश्त सुनाई दी जा रही है। तो सर आपको लगता है ये महज अफवाहें, सियासी शोशे हैं, असल मामलात पर तवज्जो हटाने के हवाले से ये बहस चल रही है, या कुछ हकीकत भी लगता है आपको इसमें? देखिए, जहां तक तो सदारती निजाम है ना, वो तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती तब तक तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसके लिए भी आपके पास एक मौजूद है, आर्टिकल 48 में अंदर के रेफरेंडम कराया जाए। वो रेफरेंडम को अगर कौन चाहती है कि इस मुल्क में सदारती निजाम आए, तो उसके बाद अगले इलेक्शन हो जो इस बात पे हो कि जनाब ये कौन चाहती है सदारती इलेक्शन के हवाले से बात आए, तो सदारती इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। दूसरा, जहां तक बात है ना तो डील वील के हवाले से, वो डील किससे करनी है, क्या करनी है, अब वो औलाद नहीं। अब तो लिखी पड़ी बात, अदालतों से सजा होगी, अब अदालतों से बरी कैसे होना है। वो अगर इनके पास सबूत होते तो सबूत पेश करके बरी हो जाते, क्योंकि इनके पास चीज ऐसी कोई मौजूद नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। अगली बात इमरजेंसी के हवाले से है जी, वो बिल्कुल आइन इजाजत देता है। आइन के आर्टिकल 232 के बाद अगर आप चले जाए 238 तक, तो उसमें इमरजेंसी प्रोविजन भी है, उसमें फाइनेंशियल प्रोविजन भी है। हुकूमत के पास इख्तियार होता है, सूबों के अंदर भी, वफाक के अंदर भी इमरजेंसी लगाने का इख्तियार भी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का भी इख्तियार है। मुल्क तो ऐसे हालात से चल रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो सूबे के मामला ऐसे है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। और मेरा नहीं ख्याल है जहां तक फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी चीजें है, मुल्क को बेहतरी के लिए लगाई जाती है, तो कोई नहीं है। जब आईने पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है, तो हम और आप कौन है जो होगरे वाले? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ की वापसी को लेकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा, आपको याद होगा पिछले दिनों एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं खुद जा रहा हूं उनको लाने, उन्होंने तो बल्कि तारीख भी दे दी। फिर मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन इस तरह के इशारे दिए जाते रहे, डील के भी इशारे दिए जाते रहे। फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इन खबरों को डिनाई किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर ज़ाहिर है कुछ हुकूमती वुज़रा की जानिब से इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो सर क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब की वापसी के कोई इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी तो बड़ा सीधा सा है। अच्छा। नवाज शरीफ ने खुद आना है। अगर खुद आना होता तो अब तक आ चुके, उसे रोका तो नहीं किसी ने। नवाज शरीफ देखिए ना, यहाँ पर भगौड़े हुए, एब्सकॉन्डर हुए, पाकिस्तान में आएंगे, जेलों में जाएंगे, तो इसलिए तो वो नहीं आप इसलिए आना ही वो नहीं चाह रहे। यहाँ असल में अंगेज किया हुआ पॉलिटिकली अपनी पार्टी के लोगों को। अच्छा। तो वो अंगेज रहे कि जैसे नवाज शरीफ ऐसे है जो पार्टी अपना बिखर ना जाए। 4 लोगों का तो आपने पूछ लिया, हर कोई वजीर का उम्मीदवार है, चाहे वो एजाज सादिक को ले ले, चाहे एहसन इकबाल को ले ले। वो डिनाई कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि 4 लोग जो हैं वो जाकर मिले। जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे फ्रंट रोज में बैठने वाले लोग मिले, वो कहते हैं कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये जान के एक बयानिया बनाया जाता है। अच्छा। और फिर कहेंगे नहीं हम सब नवाज शरीफ के साथ है। ये एक बयानिया बनाया गया है। अच्छा। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा। मुलाकातें किससे होती है? वो अपना बरासियों यानी वो जाकर जो ढोल बजाने वाले लोग हैं उनके साथ तो जाकर मीटिंगें होती है। आजकल हाँ चली जाएगी, यानी
का ऐलान किया हो, तो 2-4 ड्रामा प्रोडक्शन वैसे तो फिल्में बनाते रहते हैं, इस तरह की लगता है हाँ। कि उन्होंने ड्रामा लेकिन सर, बोलने के हवाले से प्लानिंग इस बार गवर्नमेंट जैसे लोग या इस तरह के लोग आसपास उनके क्रिमिनल ही है ना जी, सारे आसपास तो क्रिमिनल रखे हुए उन्होंने। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इस बार तो गवर्नमेंट ने ये दावा किया है ना, इस बार पीएमएलएन की तरफ से ये दावा नहीं है, अपोजिशन की किसी जमात की तरफ से। इस बार बड़े सीनियर रहनुमा बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 4 लोग जाके मिले और ये डील की खबरें, ये अफवाहें इस बार तो गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अच्छा, वो देखें, यहाँ गवर्नमेंट का भी स्टैंड बड़ा वाज़ेह तौर पर है। गवर्नमेंट तो इंप्रेशन ये देना चाह रही है ना, और वो ठीक दे रही है इंप्रेशन। अच्छा, कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मैं अकेला लीडर हूँ, बता रहे हैं अकेला लीडर कोई नहीं, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ जारी है। तो देखा जाए ये पॉलिटिकल स्टंट है, सारा चल रहा है, इसमें कोई यानी ये कहा जाए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी लोगों से लोग तो मिलते रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड की चीजें मौजूद है। लेकिन जहां तक ये बात है ना कि इनकी अपनी फैमिली के अंदर वो रिफ्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन नवाज शरीफ डोमिनेट करता है। और जिस दिन शहबाज शरीफ ने कलम अपना अलम उठा लिया तो शायद ये पार्टी बचे, वरना मैं तो इस पार्टी को बचता हुआ नहीं देख रहा कि ये पार्टी अपने बोझ के तले खुद मरना चाह रही है। और अगला इलेक्शन अगर इमरान खान दोबारा जीत गए तो ये आपको सियासी जमात मुस्लिम लीग ग्रुप कहीं नजर नहीं आए। आपको लगता है सर, क्योंकि बहस तो इस पर भी बहुत हो रही है कि हुकूमत एंड पर भी हम देखें मामला ठीक नहीं है, खारजा सतह पर आप देख लें, फिर महंगाई है, फिर हालिया जो कुछ ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, फिर बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे आपके सामने हैं, तो अवाम बड़ी परेशान है, रिजल्ट कुछ ठीक नहीं है, खबरें सही नहीं है। देखिए, जहां तक तो बात है ना कि आगे हालात और वाकयात क्या हैं, कौम को देखे ना, एक महंगाई के चक्कर में डाला गया। महंगाई जो है वो बाकी सब्जेक्ट है ही नहीं है, महंगाई सुबह सब्जेक्ट है। ये तो इमरान खान साहब के आसपास लोग हैं, उन्हें क्लियर करना है, इंतखाब के मामला को तेजी से लेकर चलना है। और अगर मिसाल के तौर पर आज भी जब वोट जाने निकलेंगे ना, जब जैसे पीटीआई ने पहले स्वीप किया था, ये पॉसिबिलिटी के कौम आज क्या यानी वो चंद वोटर छोड़ के जो उनके अपने हैं वो शायद फिर इन करप्ट लोगों को अपने साथ आने, लेकिन जब आवाम के पास चॉइस कोई नहीं होगी, वो चॉइस मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा जो आवाम को जो पॉजिटिव लोग हैं, हाँ। इसके अलावा कोई और चॉइस नजर नहीं आई। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अभी आपने एहतसाब की बात की तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर एक तकरीब में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एहतसाब का ना होना हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। हमने देखा एहतसाब का नारा लेकर ही पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी, लेकिन हमने देखा कि जितने भी बड़े बड़े रहनुमाएं अपोजिशन के, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं की आप लिस्ट ले लें, जिनमें हकान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, ये लोग, इनमें से कुछ लोग जेलों में रहे बड़े लंबे अरसे तक, लेकिन वो बाहर आ गए। फिर नैब के हवाले से आप अदालतों के रिमार्क्स देखें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सर आपको लगता है ये हुकूमत की नाकामी है? और ज़ाहिर है 1-1.5 साल का अरसा रह गया है, चले अगर उन्होंने करप्शन किया, हुकूमत का ये मौके पे किसी हद तक दुरुस्त है कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हुकूमत की इस बयानिए को आपको नहीं लगता धचका लगेगा अगर एहतसाब ना हो पाया, साबित कुछ ना हो पाया तो? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप मंत्री अंजाम तक चीजें नहीं पहुंचाते तो धक्का तो एक लगेगा, धक्का तो लगेगा। और इमरान खान साहब अपने तौर पर कोशिश पूरी कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक बाकायदा प्लानिंग करके और कोशिश कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है ना मंत्री अंजाम तक पहुंचे। उन्होंने कुछ तरामीम भी की है, फौजदारी कानून के अंदर भी तरामीम की है, यहाँ बहरहाल बहुत बड़े स्टेप लेने पड़ने हैं। अब आखिरी दिन है, इस एहतसाब के अमल को उन्हें मंत्री अंजाम तक ले जाने के लिए हर कदम उठाना पड़ेगा कि जिससे जो है ना, जहां तक बात है, आपको पता है कि 2 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, लेकिन वो अपीलें चलने नहीं दे रहे। उनके अंदर कुछ 7 अरब के करीब रकम है, वरना वैसे देखे तो नैब ने प्लीज बार्गेन या प्लीज बार्गेन के जरिए काफी पैसे रिकवर कर लिए। वैसे भी अरबों रुपए की रकम जो है, अच्छा बिल्कुल, अच्छा सियासतदान ही केस को चलने नहीं देते। अजहर सिद्दीक साहब, अगर बड़े तरीके से चलाए जाए तो यकीनन सजाएं भी हैं और रिकवरियां भी है। सर ये शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से हमने देखा, शहजाद अकबर साहब भी कहते हैं बड़ा ओपन एंड शट केस है, फिर जाहिर है वो मीडिया पर भी आकर बताते हैं कि जो छोटे मुलाजमीन हैं, अरबों रुपए के इनके अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अनवर मसूद का भी बड़ा जिक्र चल रहा है कि ये कौन है जिनके जो अकाउंट्स हैं उनमें अरबों डॉलर्स आए। तो सर आपको क्या लगता है, अगर एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है कि तो बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, तो फिर प्रूफ क्यों नहीं कर पाती गवर्नमेंट? ये कमजोरी किसकी है, किसने प्रूफ करना है? क्या हुकूमत के इस मौके में आपको वजन लगता है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ना आसान नहीं है? देखिए, जहां तक तो एफआईए का केस और उसके हवाले से मैं उसको बड़ी कठोर इन्वेस्टिगेशन समझता हूँ
कि प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से आमला के तहत वो चीजें और खाली मनी लॉन्ड्रिंग के कन्विक्शन रेट पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो 10% से भी नीचे है, 5-6% के करीब है। अच्छा। इसलिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को आपको कनेक्ट करना था करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। मैं आज भी समझता हूँ कि ये एंटी करप्शन वाला केस भी नैब के पास जाना चाहिए था और नैब को इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या इकट्ठे होकर, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, उस JIT को सामने रखते इसकी री इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए और जितना सबूत मौजूद है, अच्छा। फ्लॉज इलीगैलिटीज आप कह सकते हैं, कुछ फ्लॉज मौजूद है, लेकिन जब तक अब आप पूरे नहीं करेंगे तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इसको आप उस तरह बंद किए जा तक पहुंचा सकते। तो सर आपको क्या लगता है कि ये 1.5 साल के अरसे में ये पहुंचेगा मंतकी अंजाम तक, और नैब की कमजोरी आप इसको कहेंगे? देखिए ये मुलजिम तो बस आपको ताकतवर वकील लगता है, पैसे वाले वकील लगता है, वो केस चलने नहीं देता। यहाँ तो ये है कि उस प्रोसिक्यूशन के निजाम को, उसकी मॉनिटरिंग को, यानी पनामा के केस का अगर फैसला हो गया 6 महीने में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पर वो पाबंदी थी 6 महीने के अंदर फैसला करना। यहाँ तो ये है कि आप 30 दिन का कहा गया था, फिर 6 महीने किया गया, लेकिन वो 6 महीने भी देखे तो नैब की अदालतें जो है ना, उनको डे टू डे या हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम ट्रायल को चलाए, तो फिर ये आपको मंतकी अंजाम तक, वरना तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। नैब के जितने भी केसेस है ये ज्यादा 6 महीने में खत्म होने चाहिए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सदीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।